Nuclear structure में first we start with a concept which is not in use these days because Proud's hypothesis पढ़ते. Proud's hypothesis was given before the discovery of neutron. तो Proud's hypothesis था कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, बट हमें न्यूट्रॉन नहीं पता था, पर एटम की बेसिक प्रॉपर्टीज पता थी. न्यूक्लियस पे हमें पता था कि चार्ज Ze है. We know that mass of nucleus is a atomic mass unit. और प्रोटॉन का मास हमें पता था रफली 1 AMU होता है, एंड इलेक्ट्रॉन का जो मास है दैट इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू प्रोटॉन. तो जब प्राउड्स हाइपोथेसिस आया, hypothesis because no experimental verification was there for this, उसने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर A protons होंगे, where A is the mass number, and A minus Z electrons होंगे. This model was later on rejected after neutron was discovered inside the nucleus. अब इसका मास नेग्लिजिबल है, प्रोटॉन का मास 1 AMU. तो वैसे न्यूक्लियस का जो मास होगा दैट विल बी रफली सेम एज मास ऑफ प्रोटॉन्स A AMU, एंड जो चार्ज होगा दैट इज प्रोटॉन पे चार्ज है AE और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है A minus Z into E, so that would be ZE. सो मॉडल को एक्सेप्ट करने के इनिशियली रीजन ये थे कि इसने चार्ज ठीक प्रेडिक्ट कर लिया था, मास ठीक प्रेडिक्ट कर लिया था, एंड इट कैन एक्सप्लेन 1-2 फिनोमेना जिसकी तब तक एक्सप्लेनेशन नहीं थी. बिकॉज न्यूक्लियर फोर्सेस जो डिस्कवर हुई वो 1950s में जाके डिस्कवर हुई, मच आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन आल्सो. तो तब तक ये कंसेप्ट था कि न्यूक्लियस अगर स्टेबल है और वो खुद से डिसइंटीग्रेट नहीं कर रहे एक्सेप्ट रेडियो एक्टिविटी को अगर हम छोड़ दें, तो न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टेबल पार्ट. तो अगर वो डिसइंटीग्रेट नहीं कर रहे, जैसे इसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होने चाहिए जिसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, बिकॉज प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर बेसिकली बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, कि उसके कारण वो स्प्लिट नहीं कर रहा, बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. And second was the phenomena of beta decay. Beta particles basically हम electrons को ही बोलते हैं, but वो electrons जो nucleus में से निकले. So scientists thought कि because nucleus के अंदर से electrons निकल रहे हैं, तो जैसे nucleus के अंदर electron होंगे तभी निकलेंगे, अगर होते नहीं तो निकलते भी नहीं. तो ये 2 points strong थे Proud's hypothesis के फेवर में, कि एक तो आप stability explain कर सकते थे, दूसरा आप electron emission को explain कर सकते थे, beta decay को explain कर सकते थे Proud's hypothesis के साथ. But was rejected once it was found that there exist neutrons inside the nucleus. जब चार्टविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिए, तो फिर ये हाइपोथेसिस को हमें रिजेक्ट करना पड़ा. अब हम स्टेबिलिटी को किस बेस पे एक्सप्लेन करते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में जाती है. न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जो प्रॉपर्टीज आनी शुरू हुई, तो इट वाज फाउंड दैट कि चार्ज इंडिपेंडेंट है. मतलब दो प्रोटॉन्स में जितनी अट्रैक्टिव फोर्स होगी वही अट्रैक्टिव फोर्स दो न्यूट्रॉन्स में भी होगी, और सेम अट्रैक्टिव फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में भी होगी. तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स थी, और ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स. की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है बिकॉज ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. फिर स्प्लिट क्यों हो जाते हैं न्यूक्लियस अगर ये स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्ट करती है? तो if this strong force exists between nucleons, तो still radioactive substances में splitting of nucleons हो जाती है, although there is a very strong attractive force. Why splitting still takes place? Because इसमें और electromagnetic force में एक major difference जो कावा ने ढूंढा. electromagnetic force को हम कहते हैं it's a non-saturative force. non-saturative property क्या होती है और non-saturative क्या होती है? सैचुरेटिव मतलब जिसकी लिमिट हो, जिसकी लिमिट हो, एक मैक्सिमम वैल्यू, और नॉन सैचुरेटिव जिसकी कोई लिमिट ना हो. इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, अब मान लो हमारे पास यूरेनियम का न्यूक्लियस है. यूरेनियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स? 92. एटॉमिक नंबर 92 है यूरेनियम का, तो उसमें 92 प्रोटॉन्स हैं.
92 protons and electrostatic force is non-saturative. मतलब अगर मैं किसी एक प्रोटॉन को लेता हूं तो उसको बाकी सारे 91 प्रोटॉन्स रिपेल कर रहे हैं. बट न्यूक्लियर फोर्स के बारे में दे फाउंड इट्स अ सैचुरेटिव फोर्स. अट्रैक्ट सारे नहीं कर रहे, रिपेल तो सब करते हैं बट अट्रैक्ट कुछ फिक्स्ड नंबर ही कर सकता है. अब वो कितने करते हैं दैट्स स्टिल नॉट नोन. बट वी से इट्स अ सैचुरेटिव प्रॉपर्टी. अट्रैक्टिव फोर्स एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ सकती, वेयरएज रिपल्सिव फोर्स बढ़ सकती थी. उसका मेन रीजन क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा था? फोटॉन. फोटॉन. इसमें एक्सचेंज पार्टिकल है पाई मेसॉन व्हिच इज अ हैवी पार्टिकल. युकावा जिसने फोर्स डिस्कवर की यूज्ड टू बी अ वॉलीबॉल कोच. तो उसने वही एग्जांपल लिया. उसने कहा बिकॉज एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं और एक्सचेंज पार्टिकल हैवी हैं, तो उसने कहा कि अगर एक वॉलीबॉल का कोच और उसके आसपास बहुत सारे प्लेयर्स खड़े हैं और वो उनको बॉल प्रैक्टिस करा रहा है, मतलब उनकी तरफ बॉल फेंकता है वो वापस फेंकते हैं, दे आर एक्सचेंजिंग बॉल्स, तो वो कुछ फिक्स्ड नंबर के साथ ही खेल सकता है. ये तो नहीं है कि उसके आसपास 500 प्लेयर खड़े हो जाए सब उसकी तरफ बॉल फेंकना शुरू करते हैं साइमल्टेनियसली. तो उसने कहा अगर एक वॉलीबॉल का कोच है उसके आसपास 3-4 प्लेयर्स खड़े कर सकते हैं, वो सबके साथ साइमल्टेनियसली बॉल प्रैक्टिस कर सकता है. बट अगर बहुत सारे खड़े हो जाएंगे तो वो नहीं कर पाएगा. तो उसने वो एनालॉगस रिलेशन लिया. उसने कहा सिमिलरली अगर एक मेरे पास न्यूक्लियॉन है तो वो कुछ फिक्स्ड नंबर के साथ तो पाई मेसॉन एक्सचेंज कर सकता है, सबके साथ नहीं कर सकता. तो वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो सिर्फ कुछ पार्टिकल्स के कारण है, वेयर रिपल्सिव फोर्स सबके कारण है. तो बिकॉज रिपल्सिव फोर्स नॉन सैचुरेटिव थी और अट्रैक्टिव फोर्स सैचुरेटिव है, तो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस में एक स्टेज आ जाती है जब रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा हो जाती है, फिर न्यूक्लियस स्प्लिट कर जाते हैं. सो और कुछ बेसिक चीजें जो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? AMU. 112 the mass of one carbon atom and 1 AMU is how many kgs? 1 AMU is how many kgs? प्रोटॉन का मास क्या होता है kgs में? 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg. 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg. और AMU जो होता है प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट 1 AMU ही होता है. 1 AMU से कम होता है, थोड़ा ज्यादा होता है. 1.007825, तो थोड़ा सा ज्यादा 1.007825. न्यूट्रॉन इससे थोड़ा और हैवी 1.008665. तो वो 8665 है, 7825 है, तो थोड़ा सा न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हैवी होता है. बट अदरवाइज दोनों का मास अगर रफ कैलकुलेशन करनी हो तो 1 AMU ले लेते हैं. अगर मैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस की बात करूं, 1 AMU मास इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी MeVs ऑफ एनर्जी? 1 AMU of mass is equal to how many MeVs of energy? बेसिकली मास एनर्जी इक्विवेलेंस पता लगेगा ना. मास आपको पता है 1 AMU is 1.66 into 10 raised to power minus 27 into c square. c square is 3 into 10 raised to power 8 का स्क्वायर. ये आंसर किस में आएगा? अगर मास को kg में ले रहा हूँ और c को मीटर पर सेकंड में ले रहा हूँ तो एनर्जी विल बी इन जूल. SI में आएगी, जूल्स में. जूल्स को MeV में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करें? डिवाइडेड विद 1.6 into 10 raised to power minus 13. अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना होता तो -19, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो -13. सो बेसिकली आप याद रखोगे बिकॉज इसके न्यूमेरिकल्स में काफी जगह यूज होगा कि 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू 931 MeV ऑफ एनर्जीज. कि अगर पूरा 1 AMU मास डिसअपीयर होगा तो कोरेस्पॉन्डिंग एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी दैट इज 931. फ्यूजन फिजन से इसी से ही कंसेप्ट से हम प्रूव करेंगे कि फ्यूजन एंड फिजन आर नॉट वेरी एनर्जी एफिशिएंट रिएक्शन. बिकॉज मास बहुत ज्यादा यूज होता है, करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज वेरी स्मॉल. जैसे अगर हम फिजन की बात करें, ऑल्दो इट्स कंसिडर्ड टू बी अ वेरी पावरफुल न्यूक्लियर रिएक्शन, बट उसकी जो एफिशिएंसी आती है दैट इज 0.01%. कि जो मास दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज नॉट इवन 0.1%. तो इतनी कम एफिशिएंसी है. फ्यूजन में थोड़ी ज्यादा कन्वर्जन होती है, 7 टाइम्स ज्यादा एफिशिएंसी है, बट अगेन इट्स वेरी स्मॉल. तो एनर्जी एफिशिएंट रिएक्शन नहीं गिने जाते बिकॉज अगर आप फिजन का कोई भी जनरल एग्जांपल यूरेनियम
particle bombarded with slow neutrons, barium and krypton plus 3 neutrons are formed. तो बेरियम क्रिप्टॉन ज्यादा मास लेके जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, जो मास एनर्जी में चेंज हो रहा है, दैट इज वेरी स्मॉल, बिकॉज मास एनर्जी में चेंज होता है। वो कैसे निकालते थे केमिस्ट्री में? मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, तो जो डिफरेंस आएगा इनटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट आपने केमिस्ट्री में एक जगह पढ़ा था, मास डिफेक्ट पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, कि नहीं पढ़ा? मास डिफेक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा? आता है या नहीं आता वो नहीं पूछ रहा, पढ़ा है ये टर्म सुनी है कभी? मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट नहीं सुनी? नहीं सर, पढ़ाए हैं। से याद नहीं। सुनी नहीं तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज कंफ्यूजन होती है केमिस्ट्री में मास डिफेक्ट और फिजिक्स में मास डिफेक्ट अलग होता है। तो आपने सुना ही नहीं केमिस्ट्री में, तो फिर से फिजिक्स वाला ही है, फिर तो कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है। जैसे मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम न्यूक्लियस, कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स? 11 प्रोटॉन्स 12 न्यूट्रॉन्स। 11 प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल के हिसाब से यही है कि 11 प्रोटॉन्स और 12 न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूक्लियस का मास अगर मैं पूछूं कितना होना चाहिए? मास ऑफ 11 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 12 न्यूट्रॉन्स, वो न्यूक्लियस का मास होना चाहिए। मतलब दैट्स व्हाट क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स में क्या है कि अगर मैं आपसे पूछूं एक से बड़ा बॉक्स है, उसमें मैंने 12 पैकेट रख दिए, तो उस बॉक्स का मास कितना हो जाएगा, कितना कंटेंट है? तो हम बोलेंगे जो 12 पैकेट्स का मास है वही बॉक्स का मास होगा, अगर बॉक्स का अपना मास नेग्लिजिबल ले लें तो। But it was found experimentally कि न्यूक्लियस के अंदर, जैसे सोडियम का लिया, 11 प्रोटॉन्स है 12 न्यूट्रॉन्स है, पर जो न्यूक्लियस का मास है वो न्यूक्लियॉन्स के मास से कम है। तो ये जो डिफरेंस इन मास आता है, डिफरेंस इन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स को मिला के बना था, पर न्यूक्लियॉन्स का मास ज्यादा और न्यूक्लियस का मास कम है। तो ये जो डिफरेंस इन मास आता है इसको हम मास डिफेक्ट बोल देते हैं। और ये आता क्यों है मास डिफेक्ट? जितनी फिजिक्स अब तक पढ़ी है, लॉजिकली सोच के देखो ये क्यों आएगा मास डिफेक्ट। अच्छा, मैं अगर सिंपल एक बात करूं, मेरे पास 2 प्रोटॉन्स है, मैं उनको पास लेके आना चाहता हूँ, एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। अपने आप तो वो दूर जाते। अगर वो पास आ रहे हैं मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है। तो अगर आप किसी चीज की एनर्जी बढ़ा रहे हो तो वो कहीं से तो आ रही है ना। तो इसे सम अमाउंट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज यूज्ड इन बाइंडिंग द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। कि वो न्यूक्लियस बनाने में कुछ एनर्जी चाहिए थी, वो एनर्जी मास ने दी है, उन्हीं न्यूक्लियॉन्स के मास ने। So some amount of mass of nucleons is used in binding the nucleons together, and the difference in mass which occurs with the mass which is used for binding the nucleons together, that is called mass defect. A nuclear radius किस पर डिपेंड करेगा? न्यूक्लियर रेडियस। सिंपल फिजिक्स के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से अगर हम सोचें, मैं अगर आपसे पूछूं यूरेनियम का न्यूक्लियस बड़ा होगा या कैल्शियम का? यूरेनियम। क्योंकि ज्यादा न्यूक्लियस। तो वैसे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, एंड वी अज्यूम अगर न्यूक्लियस को मैं मान लूं कि वो स्फेरिकल है, तो वी कैन से वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है। तो आर किसके प्रोपोर्शनल आ गया? रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू a raised to power 1/3। तो ये बेसिक डेफिनेशंस वगैरह लिखनी है आज पहले। सो फर्स्ट टू राइट प्राउड्स हाइपोथेसिस। प्राउड्स हाइपोथेसिस समझ में आया? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या थे? क्यों एक्सेप्ट किया? स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी एंड चार्ज। स्टेबिलिटी एंड emission of beta particles from the nucleus। रिजेक्ट क्यों किया? न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी आफ्टर द की। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए तो फिर मतलब हमारा हाइपोथेसिस गलत है। और फिर युकावा ने फर्दर स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर दी। अभी तक हम फिजिक्स ना बहुत कंटिन्यूटी में पढ़ रहे थे। कंटिन्यूटी में मतलब हमने ऑलमोस्ट हर साल की फिजिक्स 1910 तक पढ़ी। अब हम थोड़े जंप्स लगाने शुरू करेंगे। जंप्स लगाने शुरू करेंगे जैसे हम ये न्यूक्लियर मॉडल प्राउड्स हाइपोथेसिस पढ़ के सीधा
चले जाएंगे न्यूक्लियर फोर्सेस पे। मतलब बीच में वो 40 साल फिजिक्स में जो क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप होती थी उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा पढ़ेंगे 1950s में आके कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अगेन उसमें भी 10th वाली फिजिक्स ही पढ़ेंगे, फिजन जो है। विल नॉट गो इनटू द डिटेल कि लॉस अलामॉस प्रोजेक्ट क्या था या न्यूक्लियर वेपन्स कैसे बने, बिकॉज इसमें अच्छा न्यूक्लियर वेपन्स की अगर हम बात करें, हर कंट्री न्यूक्लियर स्टेट क्यों नहीं है? अगर थ्योरी बुक्स में अवेलेबल है तो हर कंट्री न्यूक्लियर वेपन क्यों नहीं बना रही? एनर्जी कंट्रोल नहीं होती सर मटेरियल नहीं मिलता, यूरेनियम 90% उसके लिए सर क्यों यूरेनियम यूरेनियम अवेलेबल नहीं है? सर यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर पाते वो लोग। प्योरिफिकेशन का प्रोसेस है ना, वो आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, ना ही किसी बुक में मिलेगा कि हाउ टू प्योरीफाई यूरेनियम। जो हमें चाहिए न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, जो एक्चुअल में हमें एटॉमिक वेपन बनाना है, क्रिटिकल मास कितना चाहिए होगा यूरेनियम का, वो यूरेनियम प्योरीफाई कैसे करना है, वो प्रोसेसेस नहीं होते, वो कंट्रीज को खुद डेवलप करने पड़ते हैं। हर कंट्री उसको एज ए सीक्रेट यूज करती है कि हमने कैसे किया। तो इसलिए कुछ कंट्रीज ही हैं जो अभी तक न्यूक्लियर फ्यूल को प्योरीफाई कर पाती हैं, उन्हीं के पास ही वेपन्स हैं इस तरह के। So next you write Prout's hypothesis. Prout's hypothesis. Prout's hypothesis या ब्रैकेट में लिख लो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी। Can read according to proton electron theory or Prout's hypothesis. According to proton electron theory or Prout's hypothesis, nucleus consists of protons and electrons. For nucleus having atomic number Z and mass number A. Atomic number Z and mass number A. The nucleus contains A protons and A minus Z electrons. A protons and A minus Z electrons. Total charge on the nucleus will thus be plus Ze. Total charge on the nucleus is thus plus Ze. And total mass is A atomic mass unit. सर एक बार रिपीट कर दो, द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस Total charge on the nucleus is plus Ze and total mass is A atomic mass unit. This hypothesis was initially accepted because first point is stability of nucleus was explained. Stability of nucleus was explained as due to
Stability of nucleus was explained as due to the attractive force. As due to the attractive force between oppositely charged particles. Attractive force between oppositely charged particles. Moreover, second point, moreover, phenomena like beta decay, bracket में you can write phenomena like beta decay bracket में, emission of electron from the nucleus. Phenomena like beta decay, emission of electrons from the nucleus can be explained using this hypothesis. Next So can be paragraph explained. can be explained by proton-electron hypothesis. Next paragraph में. This hypothesis was rejected. After Chadwick discovered presence of neutrons inside the nucleus. Presence of neutrons inside the nucleus. And Yukawa later explained, and Yukawa, Yukawa, एक ही जापानीज साइंटिस्ट को आज तक नोबेल प्राइज मिला है, युकावा. फिजिक्स में जापान का एक ही नोबेल प्राइज विनर रहा है. Yukawa explained. Stability was explained by Yukawa using the concept of nuclear forces. Using the concept of nuclear forces. Next is atomic mass unit. Atomic mass unit. It is the unit of mass. It is the unit of mass used to measure. It is the unit of mass used to measure atomic and subatomic masses. Atomic and subatomic masses. One atomic mass unit is 1/12 the mass of one carbon atom. One atomic mass unit is 1/12 the mass of one carbon atom. Avogadro's number of carbon particles का mass, mole concept, 12. 12 grams. So this is 6.023 into 10 raised to power 23 carbon atoms. Mass M is equals to 12 grams. Mass of one carbon atom is
1 AMU is kgs में। इसे पेपर में अगर कभी यूज होना होगा तो दिया होगा। Mass of proton is U means AMU. मैं 6 डेसिमल प्लेसेस में लिख रहा हूँ बिकॉज इसके जो बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल्स आएंगे ना उसमें आपको 6 डेसिमल प्लेसेस तक लेके ही सॉल्व करना है बिकॉज अप्रोक्सीमेटली तो इनका मास सेम है। तो अगर आप इन दोनों को 1 ले लेते हो तो बाइंडिंग एनर्जी के हर न्यूमेरिकल का आंसर 0 आता जाएगा। तो आपको वो 6 डेसिमल प्लेसेस तक लेके ही कैलकुलेशन करनी है सारी। Energy corresponding to AMU according to Einstein's mass energy relation. Because Einstein relation was that mass and energy are interconvertible. C square कितना हो जाएगा? This will be answer in joules. तो आपको ये सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिजल्ट याद रख सकते हो। एनर्जी रिस्पॉन्डिंग टू 1 EMU मतलब अगर हम न्यूक्लियर फिजन देखें तो यूरेनियम की फिजन जो होती है तो 200 MeV एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन अ फिजन। तो फिजन में 200 MeV एनर्जी प्रोड्यूस होती है मतलब इट्स वेरी स्मॉल। 1 AMU मास भी एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा and 200 MeV is large energy or small energy? सर लार्ज एनर्जी स्मॉल। कन्वर्जन Small तो करो energy. 200 MeV को जूल्स में कन्वर्ट करके देखो 1.6 into 10 raised to the minus 13। आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो भी इससे ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा, इनफैक्ट मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा। तो बहुत स्मॉल एनर्जी है फिजन में जो प्रोड्यूस होती है। तो फिर ये डेंजरस क्यों होता है? Large number of Because it's a atoms are chain reaction which starts, मतलब per second there are millions of fissions which are taking place। तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जब होता है नॉर्मली, मतलब मान लो पाकिस्तान के साथ लड़ाई होगी और जलंधर पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया तो एनर्जी जनरेट बहुत रैपिड रेट पे होगी। इट्स नॉट वन फिजन व्हिच इज टेकिंग प्लेस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फिजन स्टार्ट टेकिंग प्लेस पर सेकंड। तो लोग मरते कैसे हैं उससे? जो कोर एरिया होता है, मतलब एक होता है कोर, एक सराउंडिंग्स।
कि जलंधर में बॉम्ब गिराया तो जलंधर तो कोर एरिया हो जाएगा, इसके आसपास जहाँ पे बॉम्ब गिरा उसके आसपास के फ्यू किलोमीटर्स, दैट विल बी द कोर एरिया। रेडिएशन डैमेजेस तो बहुत हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक जा सकते हैं, तो कोर एरिया में लोग कैसे मरते हैं जब बॉम्ब गिरता है तो? Because such a large amount of energy is generated, temperature starts increasing. जहाँ पे कोर में होगा वहां पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर में राइज टू 10 मिलियन केल्विन। बट उससे बहुत पहले ही लोग तो मर जाते हैं, बिकॉज व्हेन टेम्परेचर राइजेस टू से 70 डिग्री सेल्सियस, 70-75 डिग्री सेल्सियस पे हमारी बॉडी की स्किन मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। सबसे पहले आई सॉकेट मेल्ट करके बाहर आ जाएंगे, जहाँ पे कोर में लोग होंगे वहां पे आई सॉकेट्स उनके मेल्ट होके बाहर आ जाएंगे, स्किन मेल्ट कर जाएगी, धीरे धीरे तो सब कुछ मेल्ट हो जाएगा। तो इट्स बेसिकली हीट जनरेशन। अगर आप न्यूक्लियर बंकर में हो, न्यूक्लियर बंकर क्या होता है? प्रोटेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब से। अंडरग्राउंड बने होते हैं, अंडरग्राउंड बने होते हैं, वहां पे आप रेडिएशन डैमेज और हाई टेम्परेचर से सेव रह सकते हो। वेरी डीप इनसाइड अर्थ बनाते हैं इसको, न्यूक्लियर बंकर को। मतलब इंडिया में है न्यूक्लियर बंकर, बट सबके लिए नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के घर में बना होगा, मे बी शायद प्रेसिडेंट के घर में होगा, इंडियन आर्मी के चीफ के घर में हो सकता है न्यूक्लियर बंकर बना के रखा हो, बट उसका कुछ यूज नहीं होता। बिकॉज न्यूक्लियर बंकर का क्या करोगे आप? न्यूक्लियर बंकर में अगर आप बाहर कैमरा लगा के देखो, आप तो देख के लोग मर जाएंगे, जिस तरह की सिचुएशन हो रही होती है कि आपके आसपास के लोगों के अगर आई सॉकेट मेल्ट करके बाहर आ रहे हो, स्किन मेल्ट कर रही है, तो लोग तो देख के हार्ट फेलियर से ही मर जाएंगे। सो बट दैट्स हाउ द न्यूक्लियर वेपन्स कॉज डिस्ट्रक्शन। और जो रेडिएशन डैमेज होगा, दैट विल लास्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कि जहाँ पे कोर में तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक रेडिएशन डैमेज रहेगा। हिरोशिमा में अभी तक रेडिएशन डैमेज पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया, ऑल्दो वो जो बॉम्ब यूज हुआ था दैट वाज वेरी स्मॉल, उसके कंपैरिजन में आज तो यू कैन से एटलीस्ट, मतलब छोटी कंट्रीज के पास भी उससे थाउजेंड्स ऑफ टाइम बड़े बॉम्ब है। अगर हम बड़ी कंट्रीज की बात ना भी करें, कि रशिया जैसी कंट्रीज की विच हैव अ वेरी गुड स्टार वॉर प्रोग्राम, तो अगर हम उसकी बात ना भी करें, तो छोटी कंट्रीज पाकिस्तान जैसी भी, तो इनके पास भी जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ऐसे तो हैं कि मतलब एक वेपन से पूरे पंजाब को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो यू कैन राइट, नेक्स्ट इज nuclear volume and nuclear radius. Nuclear volume and nuclear radius. Experimentally, it was found that volume of nucleus is directly proportional to the number of volume of nucleus is proportional to the number of nucleons present inside the nucleus. If we assume nucleus to be a sphere, or spherical in shape,
So 1.1 Fermi R naught. मतलब 1.18 होता है, राउंड ऑफ करके 1.2 भी लिख सकते हो इसको वैसे, because it's 1.18. तो अब 2 ही याद रखना। अरे किसका रेडियस होगा जब a की वैल्यू 1 है? तो मेरे पास ये रेडियस आ गया। अगर मैं न्यूक्लियर डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है? ए। A. So it's the ratio of nuclear mass to nuclear volume. A atomic mass unit. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, volume can be written as R की वैल्यू पुट कर दी, R नॉट a raised to power 1/3, तो A कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व, बाकी सब कांस्टेंट है। That means nuclear density is independent of mass number. कि A पे डिपेंड नहीं करेगी, सब न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम ही होती है। A कैंसिल हो गया रिलेशन में। देखो क्लियर है यहां तक सबको? ये लार्ज डेंसिटी है या स्मॉल? वेरी लार्ज। Very large. अगर मैं आपको बोलूं, बेसिकली हमने रदरफोर्ड्स मॉडल में एक डिफेक्ट पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं तो दे रेडिएट एनर्जी एंड दे शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल कर जाएंगे तो एटम में बचेगा क्या? सिर्फ न्यूक्लियस। अगर जो सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रॉन थे वो तो खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर गए। तो अगर मैं आपसे बोलूं आप रात को सोए और रात को आपका इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर एक्चुअल में कोलैप्स कर गया, कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो न्यूक्लियस में फॉल कर गए, तो सुबह आपका साइज क्या होगा? सर श्रिंक हो जाएंगे। कितने? अभी आपका वॉल्यूम कितना है? अगर मैं ऐसे यूनिट्स में आपका वॉल्यूम पूछूं तो आपका वॉल्यूम कितना है अभी? अपना वॉल्यूम नहीं पता? मास पता है अपना? मास यस। है ना? डेंसिटी, अपनी डेंसिटी ह्यूमन बॉडी की वाटर से थोड़ी सी कम। वाटर से थोड़ी सी ज्यादा। डूब नहीं जाते पानी में? स्विमिंग ना आती हो तो? वाटर से कम होती फिर तो कोई डूबता ही ना पानी में, फिर तो फ्लोट ही करना था सबने। यस। 1100 होती है रफली। तो मास अगर मैं 55 kg ले लूं, बिकॉज कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी सी, तो वॉल्यूम बिकम्स 0.5. 1/20 मीटर क्यूब। ये तो अभी आपका वॉल्यूम है। अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5 times। 10⁻⁻? -5 times। -5। अभी आपकी डेंसिटी है 1000। डेंसिटी अगर 10⁻14 टाइम्स बढ़ जाएगी तो वॉल्यूम 10⁻14 टाइम्स कम नहीं हो जाएगा? यस। तो आपका वॉल्यूम 10⁻−14 टाइम्स कम हो जाएगा, ऑलरेडी फ्रैक्शंस में है। बिकॉज इस पे क्वेश्चन आया था
बोर्ड एग्जाम में रीजन देना था. They asked, you cannot lift a matchbox filled with nuclei using largest crane in the world. तो अगर मैं मैच बॉक्स छोटी भी ले लूं, मान लो 1 सेंटीमीटर क्यूब की, 1 सेंटीमीटर क्यूब तो मतलब उसका मास कितना हो गया अगर डेंसिटी गिवन है तो? अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब की मैच बॉक्स लेता हूँ, वॉल्यूम पता है, डेंसिटी पता है, मास कितना हो जाएगा? 10 raised by 9. The volume into density. ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised by 9. 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर क्यूब. तो इसको 10 रेज़ टू पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.29 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 kg मतलब 100 बिलियन kg. वर्ल्ड में अभी कोई क्रेन नहीं बनी जो 100 बिलियन kg का वेट उठा सके. पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन, इनफैक्ट ऐसे बहुत सारी अर्थ और भी जो मिला लें, अगर इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कोलैप्स करता है तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन मैच बॉक्स में पूरी आ जाएगी. इतना श्रिंक हो जाएगा साइज. तो दैट्स हाउ डेंस द न्यूक्लियस इज. ऐसा एक्चुअल में कहीं पे साइंटिस्ट मानते हैं हुआ है? सर स्टार्स जब ओल्ड हो जाते हैं Black hole. Black holes are, some scientists believe, considered to be very dense star where electron structures have actually collapsed. Very massive stars, but electron structure has collapsed. तो उनका mass बहुत ज़्यादा है. That's why they are able to attract light also. So some scientists believe कि actual में होता है कि time के साथ electron structure collapse कर ही जाएगा. कुछ जगह पे वो मानते हैं कुछ stars में electron structure actual में collapse कर गया and they starts attracting light also. So but अगर अर्थ का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कोलैप्स करेगा, अर्थ का अभी वॉल्यूम कितना है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज़ टू पावर. अर्थ का रेडियस कितना है? 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर. तो वॉल्यूम इसका क्यूब 10 रेज़ टू पावर 18 मीटर क्यूब. डेंसिटी से अगर हम मल्टीप्लाई करें, मतलब अभी हम डेंसिटी ऑफ अर्थ कम लेते हैं, अगर मैं मास हमें पता है, अर्थ का मास कितना? 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 24 kg. 24 kg. उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वॉल्यूम आ जाएगा. अर्थ भी छोटा सा वॉल्यूम बन जाएगी अगर अर्थ का इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया तो. सो दिस इज अ वेरी हाई डेंसिटी एंड इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर. तो सारे न्यूक्लियाई के लिए न्यूक्लियर डेंसिटी सेम ही रहेगी. सो यू कैन राइट नेक्स्ट लिखो. आइसोटोप्स क्या होते हैं? ये केमिस्ट्री में पढ़ा है. आइसोटोप्स, elements having same atomic number but different atomic mass. Example: hydrogen, deuterium, tritium, chlorine 35, chlorine 37. Chemical properties same होती हैं या अलग अलग होती हैं? Chemical properties depends on number or mass. Atomic number. atomic number. Atomic number. तो chemical properties जो है same होती हैं. Isotones क्या होते हैं? Isotones, Same number of neutrons. Same number of neutrons. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं जिनमें. तो आइसोटोन्स का कोई एग्जांपल? ट्रीटियम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं? 1h3. 2. 2 neutrons. हीलियम में से 2 होती है. 2. 2He4. मतलब ये आइसोटोन्स की कैटेगरी में आएंगे. सो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है वो आइसोटोन्स. आइसोटोप्स जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है. आइसोबार्स, Mass same है, atomic Same atomic. मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है. सो ये सेम केमिस्ट्री वाली डेफिनेशन लिखेंगे पर लिख लेते हैं एक बार. पहले उससे वो लिख लो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी. प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी फिर लिखते हैं इसको, बिकॉज फिर हम इसको यूज करना शुरू कर देंगे जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ी है. प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी. इनफैक्ट ये भी हाइपोथेसिस ही था बिकॉज इसका भी कोई प्रूफ नहीं है. बेशक ब्रैकेट में लिख लो इसके भी दिस इज आल्सो हाइपोथेसिस. According to proton neutron hypothesis,
According to proton neutron hypothesis, nucleus consists of Z protons and A minus Z neutrons. Z protons and A minus Z neutrons. ये वैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस पता है किसने दिया था? जब चैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर कर लिया तो ये हाइपोथेसिस किसने दिया था? सुना हुआ आपने उस साइंटिस्ट का नाम बहुत बड़ी, Heisenberg. So you can write this hypothesis was given by Heisenberg. This hypothesis was given by Heisenberg after Chadwick discovered neutrons inside the nucleus. The charge on the nucleus is plus Ze. Charge on the nucleus is plus Ze. And mass is A atomic mass unit. एक बार रिपीट कर दो. Charge on the nucleus is plus Ze. And mass is A atomic mass unit. Next paragraph में लिखो, stability of nucleus was explained later. Stability of nucleus was explained later using Yukawa theory of nuclear forces. Using Yukawa theory of nuclear forces and splitting of nucleus. से एक बार रिपीट कर दो. यूजिंग युकावा थ्योरी ऑफ Yukawa theory of nuclear forces splitting of neutron into proton and splitting of neutron into proton and electron. Was used to explain beta decay. Was used to explain beta decay. Was used to explain beta decay. बाद में इसमें हम एक और पार्टिकल ऐड कर देंगे एंटी न्यूट्रिनो टू कंजर्व मोमेंटम, बट अभी हम यही लिखते हैं शुरू में. एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करते बिकॉज बीटा डिके इज अ सेपरेट आर्टिकल इस चैप्टर का. नेक्स्ट इज आइसोटोप्स. Isotopes, next definition. Isotopes of an element are the atoms of the element which have same atomic number but different atomic mass. Same atomic number and different atomic mass. For example, chlorine 35 and chlorine 37, or मतलब इसको ऐसे लिखना, साथ में एटॉमिक नंबर भी लिखते हैं. Chlorine 35 and chlorine 37. कार्बन के आइसोटोप सिमिलरली 14 carbon 12.
कार्बन के तो बहुत सारे होते हैं। Carbon 10, carbon 11, carbon 12, carbon 13, carbon 14. Isotopes have same number of protons. Isotopes have same number of protons, but different neutrons. As chemical properties depends on atomic number. Therefore, as chemical properties depends on atomic number, therefore, all isotopes have. Therefore, all isotopes have same atomic number. All isotopes have same atomic number. And similar chemical properties. The physical properties are different. इसको 11th में हमने याद है कहाँ यूज किया था? Centrifuge is used to separate isotopes because centrifugal force अलग-अलग लगेगी क्योंकि physical properties अलग-अलग. The physical properties are different for isotopes. Next is isobars. Isobars. Isobars are atoms of different elements but having same atomic weights. Atoms of different elements but having same atomic weights but different atomic numbers. For example, carbon 14 and nitrogen 14. For example, carbon 14 and nitrogen 14. Or calcium 40 and argon 40. Because argon का atomic number, argon ideal gas 18. 18. So argon is 1840 and calcium is 2040. So argon and calcium. The chemical properties of isobars are different as they are atoms of different elements. Chemical properties of isobars are different as they are atoms of different elements. Next, isotones. Isotones. Isotones are the nucleides. वहाँ पे हमने atoms लिखा था, यहाँ पे nucleides की nucleus की बात हो रही है. Isotones are the nucleides which contain same number of neutrons. Which contains same number of neutrons. सर एक बार रिपीट कर दे. आइसोटोन्स है? Isotones are nucleides. Nucleides. Isotones are nucleides which contain same number of neutrons. For example, carbon 14 and oxygen 16. Both have 8 neutrons. Carbon 14 and oxygen 16 have 8 neutrons.
Similarly, chlorine 37 and potassium 39. Chlorine 37 and potassium 39 both have 20 neutrons. That is in isotones. The value of A minus Z is same. For isotones, the value of A minus Z is same. रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या रेडियो एक्टिविटी किसे बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी इज जो रेडिएशन से मत करें। spontaneous disintegration of unstable nuclei. Spontaneous का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जो अपने आप हो रहा है मतलब Without any external help. So बिना किसी external help के जो substance disintegrate करके stable nuclei बनाते हैं with the emission of alpha, beta और gamma particles. Alpha particles हम किसको बोलते हैं? हीलियम Helium न्यूक्लियस। nucleus. न्यूक्लियस मतलब चार्ज 2e मास 4 amu. बीटा पार्टिकल्स आर सेम एज इलेक्ट्रॉन्स. सारी प्रॉपर्टीज सेम है बीटा पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स की. सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर से निकलते हैं उनको हम बीटा पार्टिकल्स बोल देते हैं. इन गामा पार्टिकल्स आर चार्जलेस मासलेस रेडिएशन. गामा डिके जो होता है ना, ये इंडिपेंडेंट डिके नहीं होता. इंडिपेंडेंट डिके नहीं होता मतलब जनरली अल्फा और बीटा डिके के बाद न्यूक्लियस जो है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है. कि जैसे आपने एटम की एक्साइटेड स्टेट केमिस्ट्री में पढ़ी थी कि एक्साइटेड स्टेट मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर इन हायर एनर्जी स्टेट। हायर एनर्जी. वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी शेल होती है. शेल थ्योरी ऑफ न्यूक्लियस की न्यूक्लियस के अंदर भी शेल्स बनी हुई हैं. तो अल्फा और बीटा डिके के बाद जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो अपने ग्राउंड लेवल पे नहीं है, वो हायर एनर्जी ऑर्बिट्स में है, हायर एनर्जी शेल्स में है. तो वो हायर एनर्जी शेल से जंप करके ग्राउंड स्टेट में आते हैं विद द एमिशन ऑफ गामा पार्टिकल्स. तो इसलिए हम गामा को बोलते हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है. अल्फा और बीटा डिके होगी तो उसके बाद न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में रह जाएगा. एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो गामा पार्टिकल्स एमिट करेगा. अल्फा डिके जब भी होगी न्यूक्लियस का मास भी कम हो जाएगा, चार्ज भी कम हो जाएगा. बीटा डिके होगी तो चार्ज न्यूक्लियस पे एक बढ़ जाएगा, मास अनचेंज रहेगा. गामा में ना मास बदलेगा ना चार्ज बदलेगा, because that's only bundles of energy which are given out. तो हम बट इससे पहले मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पढ़ेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स टुगेदर. एंड देन वी विल डू न्यूक्लियर फोर्सेस. न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्सेस की प्रॉपर्टीज जो अभी तक आपने फोर्सेस पढ़ी हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट है. जैसे हम न्यूक्लियस को कहते हैं इट्स अ नॉन सेंट्रल फोर्स. नॉन सेंट्रल फोर्स मीन्स the attractive force may not act along the line joining the two particles. Normally अभी तक हमने जितनी फोर्सेस पढ़ी थी वो सेंट्रल फोर्सेस थी. तो ये नॉन सेंट्रल फोर्स है, सैचुरेटिव नेचर है, चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही, स्पिन डिपेंडेंट. अभी तक हमने कोई भी फोर्स स्पिन डिपेंडेंट नहीं पढ़ी थी. स्पिन डिपेंडेंट का मतलब अगर दो न्यूक्लियॉन्स की पैरेलल स्पिन है तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होती है और अगर एंटी पैरेलल स्पिन है तो अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाती है. तो बाकी फोर्सेस से थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी. तो पहले न्यूक्लियर सबसे पहले पढ़ेंगे मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर फोर्सेस और फिर रेडियो एक्टिविटी पे आएंगे. सो कल करते हैं. इसके आगे आज वाला एक बार देख लेना दोबारा से. एक्सक्यूज मी सर.